सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग असाइनमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और किस सब्जेक्ट की बात होगी? ऑब्वियस सी बात है, हम लोग बात फिजिक्स की ही करेंगे, भौतिकी अर्थात फिजिक्स। और ये वीडियो दोनों मीडियम्स के लिए है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है, क्योंकि जो नोट्स बनाया है दोनों के लिए बनाया है सेपरेटली। तो आप भागना नहीं कि ये तो हिंदी में है या इंग्लिश में है, दोनों मीडियम्स के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है और सवाल नंबर 1 में 2 क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या है? इट मींस व्हाट इज ओम्स लॉ। ओके, ओम्स लॉ क्या है? ठीक है। इस नियम की कोई 2 सीमाएं लिखी हैं। आपको इस ओम के नियम की 2 लिमिटेशंस लिखनी है। राइट एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ इट। तो सबसे पहले आपको यह बताना है कि ओम्स लॉ है क्या, ओम का नियम क्या है, और उसके बाद उस नियम की 2 सीमाएं लिखनी हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। क्या है ओम का नियम? ये तो क्लास 10 से पढ़ रहे हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्या है ओम्स लॉ? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप, यांत्रिक विकृति आदि में परिवर्तन न हो तो उसमें बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। कंडीशन क्या है पहले ये सुन लो। टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, तापमान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, चालक में कोई यांत्रिक विकृति उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तब जाके क्या होगा? चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। इंग्लिश में कैसे बयां करोगे? ऐसे करोगे। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, ओम्स लॉ कहता है, क्या कहता है? करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स वही होता है समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V applied across the ends of the conductor provided physical conditions of the conductor such as temperature, mechanical strain etc are kept constant। अगेन वही चीज है, अगर कंडक्टर के फिजिकल कंडीशंस में चेंजेस नहीं हो रहे हैं तब उसमें जो करंट फ्लो होगा उसके एंड्स पर अप्लाई, उसके एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उसके प्रोपोर्शनल होगा। मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? अगर मान लीजिए किसी भी कंडक्टर के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस V है और उसमें फ्लो होने वाला करंट I है, सो V इज प्रोपोर्शनल टू I। यही कह रहा है, ये इतना जो लंबा चौड़ा लिखा है, V इज प्रोपोर्शनल टू I। इसको हटाइए, कांस्टेंट लगाइए, V इज इक्वल टू RI। सो R इज इक्वल टू V अपॉन I। R इज इक्वल टू V अपॉन I। R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन I। व्हाट इज R? वेयर R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। R एक आनुपातिक नियतांक है जिसे कहते हैं चालक का प्रतिरोध। वेयर R इज, वेयर कैपिटल R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, PORTIONALITY। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या बोलते हैं इसको? नोन एज रेजिस्टेंस, नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ओके, जहां R जो है चालक का प्रतिरोध है, ओके, आनुपातिक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और याद रखिए R बिल्कुल भी V और I पर निर्भर नहीं करता। ऐसा नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाने का। R इज प्रोपोर्शनल टू V एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। ना मुन्ना ना, R बिल्कुल भी V और I पर डिपेंड नहीं करता है। किसी भी टाइम पे V और I का रेशियो कांस्टेंट होता है, दैट इज R। किसी भी कंडक्टर के लिए R डिपेंड करता है
आर यानी कि प्रतिरोध निर्भर करता है, आर किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द कंडक्टर, डायमेंशन से भी डिपेंड करता है जी, डायमेंशन यानी कि उसकी जो विमाएं हैं। फॉर्मूला याद है क्या? क्या होता है? R इक्वल टू हो जाएगा, क्या है फॉर्मूला? याद है? R का एक फॉर्मूला है, R का एक फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला कुछ ऐसा है क्या कि रो L बाई ए, R इक्वल टू रो L बाई ए, ऐसा ही है कुछ। ये फॉर्मूला याद है आपको? रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। लंबाई जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या क्लियर है? ये डन है, ये बिल्कुल डन होगा। तो ये तो हो गया ओम का नियम। तो चलिए अब देखते हैं उसकी सीमाओं को। सीमाओं को पढ़ने से पहले, ये बाउंड्री नहीं है, भारत और पाकिस्तान और इंडिया और चाइना की सीमा नहीं है, लिमिटेशन की बात हो रही है। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ओम के नियम की सीमाएं। ओम के नियम की सीमाओं को पढ़ने से पहले जरा इसके बारे में जानिए कि ये ओमीय प्रतिरोध क्या है और अनओमीय प्रतिरोध क्या है। व्हाट इज ओमिक रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। यहां परिभाषा देखिए। जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं, जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय चालक कहते हैं। ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय चालक कहते हैं। ओमीय चालकों के प्रतिरोध को ही ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही मुश्किल नहीं है इसको समझना। जो भी चालक ओम के नियम का पालन करता है वो ओमीय चालक है, और ओमीय चालक का जो प्रतिरोध है वो ओमीय प्रतिरोध है। जैसे कि चांदी हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया आदि मिश्र धातु जैसे मैंगनीज, कांस्टेंटन, निक्रोम आदि के प्रतिरोध ओमीय प्रतिरोध होते हैं। ओम के नियम का पालन होता है। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, अनओमीय प्रतिरोध, जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते उन्हें आप बोलोगे अनओमीय चालक। क्या बोलोगे आप? अनओमीय चालक। ठीक है, अनओमीय चालकों के प्रतिरोध को ही अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। तो ऐसे ऐसे कौन से डिवाइसेस हैं? निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब्स, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर ही होता है, द्रव अपघट्य, थर्मिस्टर आदि के प्रतिरोध अनओमीय प्रतिरोध होते हैं। तो ये ओमीय प्रतिरोध, अनओमीय प्रतिरोध। ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो ओमीय चालक हैं, उनके प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहेंगे। और ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनओमीय चालक हैं, और ऐसे चालकों के प्रतिरोध को आप क्या बोलोगे? अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। ओमिक एंड नॉन ओमिक। नेक्स्ट सीमाएं देखिए आप। V और I, अच्छा सीमा है दो सीमाएं लिखने दी अपने को, सीमा नंबर 1, सीमा नंबर 2। यहाँ पे 2 सीमा है और हमारे जीवन में एक भी सीमा नहीं है। चलिए पहला सीमा क्या बोलता है या क्या बोलती है? ओए क्या बोलती तू? सीमा क्या बोल रही है? देखिए लिमिटेशंस। लिमिटेशन नंबर 1, V और I के बीच संबंध अरैखिक होता है। पोटेंशियल डिफरेंस में वेरी नॉन लिनियरली विथ करंट। नॉन लिनियरली विथ करंट। यहां पे जब आप बोलते हो V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो यहां पे जो ग्राफ बनेगा V और I के दरमियान वो क्या कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो ऐसा ग्राफ बनना चाहिए, एक सीधी रेखा बनेगी। ठीक है, लेकिन
ये तो थ्योरेटिकल चीज है, सैद्धांतिक रूप में। थ्योरेटिकली क्या होना चाहिए, एक सीधी रेखा बननी चाहिए और कुछ हद तक बनती भी है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं उच्च धारा पर, बहुत अधिक धारा हो जाए, देखो यहां तक यह सीधा रेखा है, ये जो कर्व जो सीधा गया है वो थ्योरेटिकल कर्व है, सिद्धांत रूप में ऐसा होना चाहिए। लेकिन अधिक धारा के मान पर, जब उच्च धारा की बात करें, वहां पे ये लीनियर या रैखिक नहीं है। क्या हो रहा है, होता यह है कि जब करंट बढ़ता है, जब करंट इंक्रीज होगा और करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वी नो डैट जब भी किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो चालक गर्म हो जाता है, धारा का उसमें प्रभाव। थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, व्हेन करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, द कंडक्टर गेट्स हीटेड, दिस इज थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। तो बहुत ज्यादा धारा जब प्रवाहित होती है तो चालक के गर्म होने से उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ने से, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, फिर वो कांस्टेंट नहीं रह पाता। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कंडक्टर का, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो वहां पे आपको V और I एक सीधा रेखा नहीं मिल पाएगा। लिमिटेशन नंबर 1, V और I के बीच संबंध अरैखिक होता है अगर आप लोग व्यवहारिक देखा जाए तो। ओके, व्यवहारिक मीन्स अगर एक्चुअली में देखा जाए, रियली में देखा जाए, तो करंट बढ़ने से टेम्परेचर में इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए लिमिटेशन नंबर 1 के बाद V और I में संबंध V के चिन्ह पर निर्भर करता है। इंग्लिश में क्या बोला है, द वेरिएशन ऑफ करंट विथ पोटेंशियल डिफरेंस में डिपेंड अपॉन साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। V और I में संबंध V के चिन्ह पर निर्भर करता है, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पर, किसी भी पर्टिकुलर वोल्टेज पर धारा का कोई फिक्स वैल्यू है, I की कोई फिक्स वैल्यू है, तो वोल्टेज को चेंज कर देने पर, वोल्टेज के डायरेक्शन को चेंज करने पर, टर्मिनल को चेंज करने पर उसी वोल्टेज के लिए दूसरा करंट मिल सकता है। ऐसा होता है, हवा हवाई बात नहीं है, और ऐसा होता है। देखिए ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, इसको आपको पढ़ना है सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस में, अर्धचालक और युक्तियों वाले में, ये आपको पढ़ना है। ये एक पीएन जंक्शन डायोड के लिए, पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनति फॉरवर्ड बायस, पश्च अभिनति रिवर्स बायस में एक कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है, मीन्स अभिलाक्षणिक वक्र खींचा गया है V और I के बीच में। अग्र अभिनति में देखिए क्या हो रहा है, ज्यादा आप डीप में मत जाओ, क्योंकि ये एक्चुअली में चैप्टर जो सेमीकंडक्टर है वहां का उठा के यहाँ पे दिया है, लेकिन है तो लिमिटेशन ना, कहीं भी हो है तो लिमिटेशन। क्या है कि जब फॉरवर्ड बायस में है, तो देखिए फॉरवर्ड बायस में तो क्या हो रहा है, देखिए वोल्टेज के बढ़ने पर धारा बढ़ता है, वोल्टेज के बढ़ने पर धारा बढ़ता है। लेकिन रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में वोल्टेज को बढ़ाने पे करंट में बहुत मामूली सा वृद्धि होता है। जब आप पीएन संधि जंक्शन यानी कि पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड या फिर पीएन जंक्शन डायोड पढ़ोगे सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में, तो आपको ये कर्व समझ में आएगा कि फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज के बढ़ने पे करंट बढ़ता है, लेकिन रिवर्स बायस में ऐसा नहीं होता। रिवर्स बायस में वोल्टेज के बढ़ने पे करंट में उतना वृद्धि नहीं होता, उतना इंक्रीमेंट नहीं होता जितना कि फॉरवर्ड बायस में हो रहा था। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि V और I में जो संबंध है वो V के चिन्ह पर निर्भर करता है। ओके, V को अगर अपोजिट कर लोगे तो कुछ और ही रंग दिखा रहा है। ये V के डायरेक्शन को अगर चेंज कर लोगे तो ये कुछ और ही रंग दिखा रहा है। तो ये दो लिमिटेशन, एक दो लिमिटेशन और भी हैं, लेकिन हमको बस यहाँ पे दो लिमिटेशन पूछा है तो हमने बस दो लिमिटेशन लिखे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकेंड पार्ट है। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक चालक का प्रतिरोध X ओम है। चलो ठीक है,
इसको मैं ले लेता हूं टेम्परेचर T1 जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना है उसका रेजिस्टेंस, जिसको मैं R0 लेके x ओम लिख देता हूं। क्वेश्चन में ही बोला है कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज x ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है, x ओम है। ओके, ठीक है। वह ताप ज्ञात कीजिए, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, सपोज टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं मान लीजिए, तो आपको वो वाला ताप ज्ञात करना है जिस पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 3x ओम हो जाता है। मींस R कितना दिया है, R दिया है 3x ओम। डन, बढ़िया है। ओके, फाइंड द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बिकम्स 3x ओम। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ओके, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, प्रतिरोध गुणांक, जिसको अल्फा से डिनोट कर सकते हैं। अल्फा इक्वल टू कितना है, अल्फा इक्वल टू 0.4 इंटू 10⁻⁻2 डिग्री सेल्सियस इनवर्स पर डिग्री सेल्सियस, ऐसा बोल लो आप। क्या क्या है आप समझो क्वेश्चन को समझो क्या क्या लिखा है। लिखा है कि कोई भी एक कंडक्टर है, कोई भी एक चालक है जिसका 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध, 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस x ओम है। हो सकता है x की कोई भी वैल्यू रही हो, अभी x ओम ही है, और उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। ऑब्वियस बात है, चलो, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ा है यानी टेम्परेचर इंक्रीज ही कर रहे होंगे। तो वो वाला टेम्परेचर निकालो, क्वेश्चन मार्क, नहीं मालूम कौन सा टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, 3x ओम हो जाता है। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि R इक्वल टू होता है R0 1 प्लस अल्फा टी। R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, जहां की R0 क्या है, R0 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध है, दिया हुआ है। 1 तो 1 है, अल्फा वही है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, चालक का प्रतिरोध गुणांक है। ओके, T क्या है, T इज एक्चुअली है इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1, T2 मालूम नहीं है लेकिन T1 तो 0 है, यानी यहां पे आप इसको T2 ही लिख सकते हो, वही तो निकालना है आपको। T एक वैल्यू नहीं है, T जो है दोनों टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस है कि टेम्परेचर कितना बढ़ा या कितना घटा है, T2 माइनस T1। तो T1 तो 0 है ना, T1 तो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो T के प्लेस में T2 लिख सकते हैं। व्हाट इज R? R मालूम है मेरे को, 3x। उस वाले टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे कितना है, ये 3x है। डन। और R0 कितना है, R0 तो x ओम है। ओके, डन। 1 प्लस अल्फा की वैल्यू हम लोग बाद में पुट कर लेंगे, यहां T2 लिख देता हूं। ओके, तो 3x इक्वल टू x। अच्छा, ये तो कैंसिल भी होगा क्या, कट जाएगा, ये कट गया, तो ये आ गया। नेक्स्ट पढ़ूं कि यहीं सॉल्व करूं, जगह छोड़ा है यहां पे, तो अपन यहां पे निपटाते हैं इसको। ये हो जाता है आपका कितना, 3 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T2। 3 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T2। ओके, इधर आके माइनस होंगे ये, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा T2। 3 माइनस 1 यानी 2, अल्फा T2। सो T2 इज इक्वल टू 2 अपॉन अल्फा। T2 इज इक्वल टू 2 अपॉन अल्फा। ओके, डन। अल्फा की वैल्यू आप पुट कर देते हैं। T2 इज इक्वल टू 2 अपॉन अल्फा कितना है, शायद 0.4 इंटू 10⁻⁻2 है ना, उतना ही तो है। हाँ, 0.4 इंटू 10⁻⁻2 है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, T2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 अपॉन 10 लिख सकते हैं ना, 4 अपॉन 10, और ये हो जाएगा 10⁻⁻2। ऊपर आएगा तो 10⁻+2 होगा, ये भी ऊपर जा रहा है, यानी कि T2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 4, 10 के घात में 3, 10⁻3, 2 एक कम,
2 दूनी 4, 1/2 यानी कि 0.5 इंटू 10⁻³ T2, तो T2 इक्वल टू 500 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, ये है वो टेम्परेचर जिसपे उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पर नहीं ना? तो आगे बढ़ो। ये है क्वेश्चन नंबर 2। किरचॉफ के नियम को स्पष्ट कीजिए तथा इसकी सहायता से व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध प्राप्त कीजिए। कंडीशन, एक्सप्लेन किरचॉफ लॉ को एक्सप्लेन करना है एंड ऑब्टेन नेसेसरी कंडीशन फॉर बैलेंसिंग स्टेट ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज विद हेल्प ऑफ इट। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कहीं लिखा नहीं है, सवाल में कहीं भी नहीं लिखा कि किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को बताइए जो प्रथम रूल है, प्रथम नियम है, या किरचॉफ का सेकंड रूल लिखिए। तो हम लोग यहाँ पे दोनों को लिख रहे हैं और दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ेंगे तो बर्बाद थोड़ी होगा, ज्ञान ही तो है, मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए किरचॉफ के 2 रूल्स हैं, 2 नियम हैं। एक को केसीएल बोलते हैं, KCL, और एक को KVL बोला जाता है। ये प्रथम नियम है, ये द्वितीय नियम है। किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और किरचॉफ के धारा का नियम, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। तो KCL को हम लोग बोलेंगे प्रथम नियम, या इसी को बोलते हैं संधि का नियम, फर्स्ट लॉ, और जंक्शन रूल। ये किसी संधि के लिए है, किसी भी जंक्शन के लिए है। जंक्शन जहां पे 2 या 2 से ज्यादा धाराएं मिलती हैं, 2 या 2 से ज्यादा धाराएं मिलती हैं। विद्युत धारा की बात हो रही है, जीवन की धारा की बात नहीं हो रही है। न जाने कितने लोग मिलके बिछड़ जाते हैं, न जाने किस किस जंक्शन पे, और जीवन की धारा की बात नहीं हो रही है। विद्युत परिपथ का कोई जंक्शन है, वहां की बात करो आप। तो सुनो पहला नियम क्या बोलता है भक्तों, सुनो। इस नियमानुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अब मिलने का मतलब ये नहीं है कि बस आके मिल ही रहे होंगे। मिलने का मतलब यह है कि हो सकता है कुछ आ रहे हो, कुछ जा रहे हो, कुछ आ रहे हो, कुछ जा रहे हो। मिलने का जंक्शन बोला है, मतलब ये नहीं कि बस सब वहां पे आ ही रहे हैं। उसी जंक्शन से हो सकता है कोई जा भी रहा हो, कोई आ भी रहा हो, कोई जा भी रहा हो, कोई आ भी रहा हो। तो नियम ये बोलता है कि विद्युत परिपथ के किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, 0 होता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, दैट इज जंक्शन रूल। जंक्शन रूल भी बोलते हैं, संधि का नियम। दिस लॉ स्टेट्स दैट the algebraic sum of the currents meeting at a point in an electrical circuit, इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी भी जंक्शन पर जो भी करंट मिलते हैं उनका algebraic sum always 0 होता है। It is also known as जंक्शन रूल। जंक्शन रूल यही है, संधि का नियम यही है। तो चलो मैं एक जंक्शन लेता हूं, सपोज, अच्छा जंक्शन ले लेता हूं मैं यहां पे। ये एक जंक्शन ले लिया मैं मान लेता हूं कि ये एक कनेक्शन इधर से आया, एक कनेक्शन इधर से आया, टेढ़ा नहीं हो करना चाहिए, और कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। इधर 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 इधर, और अब करंट को ले लेते हैं। समझ लो ये जा रहा है और ये भी जा रहा है और जा ये भी रहा है। जिंदगी में छोड़ के जाने वाले बहुत हैं, आने वाले कम हैं। ये देखो, ये आ रहा है और ये भी आ रहा है। अब नाम ले लेते हैं इनके, इन धाराओं का कोई नाम ले लेते हैं। चलो मान लिया कि ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है और ये I5 है। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ के जंक्शन रूल जो कहते हैं, किरचॉफ का जंक्शन रूल जो कहता है, क्या कहता है जंक्शन रूल, कि सिग्मा आई इज ऑलवेज 0। सिग्मा आई इज 0, यही है मैथमेटिकली, बस इतना ही बोलना है। सिग्मा आई इज 0, सिग्मा आई 0।
इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी भी जंक्शन पर सिग्मा आई हमेशा क्या होगा, 0 होगा। और अब एक कमाल ये है, बीजगणितीय योग बोला है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑलवेज 0। सिग्मा आई 0 होगा। तो इसमें साइन कन्वेंशन भी आपको लेना है, और साइन कन्वेंशन मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता होगा। जो करंट आता है उसको प्लस लेते हैं, जो जाता है उसको माइनस लेते हैं। साइन कन्वेंशन यही है, जो भी करंट जंक्शन की तरफ आता है वो पॉजिटिव लेते हैं, जो करंट जंक्शन से दूर जाता है उसको नेगेटिव लेते हैं। तो I1 आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, I2 जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, I3 जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, I4 आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, और I5 जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, ओके, -I5 दैट इज 0। अलजेब्रिक सम साइन के साथ ऐड करना है, तो जो प्लस है उसको एक साथ रख लो, माइनस वाले को दूसरे साइड ले जाओ। तो I1 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I5। तो ये एक जंक्शन रूल को एक नया परिभाषा देता है, ये एक नया डेफिनेशन। क्या दिख रहा है आपको कि संधि की तरफ जितना करंट आ रहा है संधि से उतना करंट जा भी रहा है। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। संधि जंक्शन की तरफ जितना करंट आता है उतना करंट वहां से चला भी जाता है। और इसका मतलब यह भी है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी भी जंक्शन पर करंट मीन चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होता, चार्ज इकट्ठा नहीं होता, आवेश इकट्ठा नहीं होता, जमा नहीं होता, आवेश का काला बाजारी नहीं होता इकट्ठा नहीं होता। मीन जितना आवेश आ रहा है उतना आवेश जा भी रहा है। तो ये किसके अनुकूल है? ये अनुकूल है किसके? ये अनुकूल है, ये किसके एनालॉगस में है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अरे अब मजा आया ना, ऐसे पढ़ो ना यार, केवल छापना थोड़ी है। असाइनमेंट क्यों दे रहे हैं आपको? तैयार होने के लिए। समझिए ना आप, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये जो प्रथम नियम है, जो पहला नियम है, वो आवेश संरक्षण के नियम के अनुकूल है। किरचॉफ्स करंट लॉ, संधि का नियम, ये किसके इक्विवेलेंट में है, किसके एनालॉगस है, किसके संगत है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करता है। ये जितना चार्ज आता है उतना चार्ज ज्यादा भी है। तो ये था प्रथम नियम। और अब हम लोग बात करते हैं द्वितीय नियम की। डरना नहीं है, ये ऐसा कुछ है ये ऐसा कुछ है कि कुछ ऐसा कर कमाल की परिभाषा समझ में आ जाए। बिल्कुल आएगा। पहले हिंदी में देख लो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हैं। हम लोग अभी हिंदी में डिस्कस करेंगे इसको। द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ जो है, जिसको वो KVL भी कहते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, क्या कहता है? ये कहता है, अच्छा इसी को लूप का नियम या पास का नियम भी बोलते हैं। वो पास आने वाला नहीं है, ये पास एक्चुअली में सब मेरे लिए एक ही जैसा है तो आप इसको अलग से प्रोनाउंस करते रहो। हमको तो बस यहाँ फिजिक्स पढ़ना है। सेकेंड लॉ और मेश और लूप रूल। सेकेंड लॉ जो है ये मेश या लूप रूल है। बंद जाल का नियम भी बोलते हैं, इंद्रजाल का नियम, बंद जाल का नियम। क्या कहता है नियम? किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पास या बंद लूप, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पास या लूप में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस पास के विभिन्न भागों में धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी भी विद्युत परिपथ के किसी बंद लूप, क्लोज्ड लूप की बात करता है, ये बंद जाल की बात करता है, मैश की बात करता है, क्लोज्ड नेटवर्क की बात करता है। उसमें क्या होगा? विद्युत वाहक बलों का जो बीजगणितीय योग है, विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं
और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आओ इसे इंग्लिश में समझें, इसे इंग्लिश में समझें। समझिए इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा है? लिखा क्या है? अराउंड एनी क्लोज्ड लूप ऑफ अ नेटवर्क द algebraic sum of changes in potential must be 0 sigma dV equal to 0। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, किसी भी बंद जाल में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, नेट पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल चेंज, नेट पोटेंशियल ड्रॉप ऑलवेज 0, सिग्मा dV इक्वल टू 0। लेकिन यहां पे उसको दूसरे तरीके से परिभाषित किया था, तो उसी तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं। इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल लूप और मैश, इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल, देखो बार बार वर्ड यूज हो रहा है क्लोज्ड, याद रखना क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल लूप और मैश, अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स, अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वेरियस रेजिस्टेंसेस and the respective current flowing through them, sigma E is equal to sigma IR, sigma E is equal to sigma IR। और इसी को बोलते हैं वोल्टेज रूल या लूप थ्योरम। हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, हिंदी में ही समझते हैं। ये नियम कहता है कि अगर कोई भी क्लोज्ड नेटवर्क है, बंद जाल है, लूप है, तो उस लूप में जितना भी ईएमएफ का सोर्स होगा उसका अलजेब्रिक सम सिग्मा ई, अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग किसके इक्वल होता है? धारा और संगत प्रतिरोध, करंट और वो करंट जिस रेजिस्टेंस से फ्लो हो रहा है उसके प्रोडक्ट के। और एक ही तो नहीं होगा, बहुत सारे रेजिस्टेंस होंगे और बहुत सारे रेजिस्टेंस से करस्पॉन्डिंग उस करंट फ्लो हो रहा होगा, तो उस रेजिस्टेंस और उस करंट के प्रोडक्ट का जो सम निकलेगा उसके इक्वल होता है। ओके, अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ वेरियस रेजिस्टेंस एंड द रिस्पेक्टिव करंट, एंड रिस्पेक्टिव करंट, जो रेजिस्टेंस है उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको प्रोडक्ट, उसको इनटू करिए, उसका प्रोडक्ट निकालिए, और यही काम अगले वाले के साथ भी करिए और सबको ऐड करिए। अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम and the respective currents flowing through them, sigma E is equal to sigma IR। और क्योंकि यहां भी अलजेब्रिक की बात हो रही है और यहां पे हम लोग दो, एक तो ईएमएफ की बात कर रहे हैं और एक IR की बात कर रहे हैं, IR की बात कर रहे हैं, दो चीज है। सिग्मा ई की बात हो रही है, सिग्मा IR की बात हो रही है। अलजेब्रिक सम करना है मींस क्या होगा? अलजेब्रिक सम करना है मींस क्या होगा? आपको यहां पे प्लस माइनस लेना पड़ेगा, यहां पे साइन का आपको ध्यान रखना है, साइन चिन्ह का ध्यान रखना है। तो पहले हम लोग साइन कन्वेंशन ईएमएफ के लिए देख लेते हैं, विद्युत वाहक बल के लिए देख लेते हैं, उसके बाद आईआर के लिए देख लेंगे। चलिए ठीक है। ईएमएफ, ये मान लो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस माइनस, ओके, और ये मैं एक माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस प्लस, ध्यान देना। और मान लीजिए मैं किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में घूम रहा हूं, ये आपकी चॉइस होती है कि आप उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्लॉकवाइज घूमना चाहते हो कि एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहते हो। आप कैसे घूमना चाहते हो? उस सर्किट में ऐसे जा रहे हो कि ऐसे जा रहे हो? अभी हम लोग देखेंगे जब नेक्स्ट स्लाइड में, जब हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। तो मैं जा रहा हूं इधर से इधर, तो मैं प्लस से माइनस की तरफ जा रहा हूं, मैं प्लस से माइनस की तरफ जा रहा हूं, मैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा हूं। तो इस केस में आपको नेगेटिव साइन लेना है, नेगेटिव साइन लेना है, पहला चीज। मैं यहां पे माइनस से प्लस की तरफ जा रहा हूं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा हूं, तो यहां मुझे इसको पॉजिटिव लेना है। नेगेटिव पॉजिटिव मींस कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है कि जिसकी तरफ जाओगे ना उसको लेना है। यही जिंदगी का भी रूल है, जिसकी तरफ जाओगे उसी को लेना है। प्लस से माइनस की तरफ जा रहा हूं तो मैंने माइनस लिया, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा हूं तो प्लस लिया है, पॉजिटिव लिया है। कोई दिक्कत यहां पे? प्लस से माइनस ये आपका चॉइस होगा, इट्स योर चॉइस,
कि आप सर्किट में ऐसे जाना चाहते हो कि ऐसे जाना चाहते हो, ये आपको चुनना पड़ेगा, ये आपका चुनाव है। प्लस से माइनस जाओगे याद रखना तो नेगेटिव लेना, माइनस से प्लस जाओगे तो पॉजिटिव लेना। ये ईएमएफ का साइन कन्वेंशन है। आईआर की बात करते हैं। चलो एक सीन क्रिएट करते हैं। ये रेजिस्टेंस हो गया, ओके। मान लो इस रेजिस्टेंस में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस येलो एरो, ये है करंट। चलो इसको I1 ले लेता हूं, रेजिस्टेंस को R1 ले लेता हूं। लेकिन मैं जो है ना, मैं इस सर्किट में ऐसे जा रहा था, ऐसे। कैसे? ऐसे जा रहा था मैं इस सर्किट में। ये मेरा, मैं ऐसे घूम रहा था, कैसे भी मैं घूम रहा था। ये करंट मेरे विपरीत हो गया, मेरे अपोजिट हो गया। तो जहां पे भी करंट आपके डायरेक्शन के अपोजिट होगा, वो आपके सामने खड़ा होगा आपसे लड़ने के लिए, आपका विरोधी है वो, तो इसको क्या लोगे? माइनस लोगे। ऐसे में क्या लोगे आप? माइनस लोगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आप सर्किट में, ये मान लो I2 है, सॉरी, ये R2 है, ये करंट I2 है, और आप ऐसे जा रहे थे और धारा आपकी दिशा में ही है, तब क्या कहने? रुख हवाओं का रुख हवाओं का अगर आपकी दिशा में है, फिर आपकी नैया को कौन रोक सकता है? तो I1 R1, करंट अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप उसको नेगेटिव लोगे, उस प्रोडक्ट को आप नेगेटिव लोगे। और करंट अगर आपकी डायरेक्शन में है तो आप उसको क्या लोगे? आप उसको पॉजिटिव लोगे। कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। चलो अप्लाई करो, KVL अप्लाई करिए। KVL यहां पे तीन क्लोज्ड नेटवर्क आपको मिलेगा। एक क्लोज्ड नेटवर्क मिलेगा A, C, D, F, A, उसमें आप लगा सकते हो KVL। एक मिलेगा आपको A, B, E, F, A मिलेगा, ये भी क्लोज्ड लूप है। और एक मिलेगा आपको B, C, D, E, B। तो क्योंकि हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो व्हीटस्टोन ब्रिज को डिराइव करना है, तो मैं बस एक डेमो दिखा देता हूं कि करना कैसे है। मैं लेता हूं क्लोज्ड लूप। कौन सा? क्लोज्ड लूप या क्लोज्ड नेटवर्क। क्लोज्ड लूप कौन सा जी? क्लोज्ड लूप ACDFA, ACDFA। और जो रास्ता चुना है आपको चलना है उस पे, उस रास्ते से होके जाना ही है। मैंने इसको चुना है, ये रास्ता। तो एक कहावत है दोस्त, कहावत नहीं है, शायरी है, महान शायरों की शायरी, कि ठोकर लगनी लाजमी है मेरे दोस्त, ठोकर लगनी लाजमी है मेरे दोस्त। हमने भी कहां कोई राह आसान चुनी है। अगर मुश्किल राह चुनोगे तो कठिनाइयां तो आएंगी ही, लेकिन याद रखिए मुश्किल राहें बड़ी मंजिलों को जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहां पे हमारा रास्ता है A से B होता हुआ। अब B को मैंने यहां पे शायद गायब कर दिया है, लेकिन B को गायब नहीं करना आपको। B है यहां पे, कहां से कहां तक? A से B, B से C, C से D, D से E, E से F और F से A। ये सही है, पूरा ले लिया। अब A से B होता हुआ, B से C होता हुआ हमारा कारवां D तक जाएगा, D से E होता हुआ, E से F होता हुआ, F से A तक पहुंचेगा। बहुत सही। चलिए देखते हैं क्या है। सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा IR लगाना है आपको। सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा IR। तो आप जो देखो, उसी रास्ते में या उसी EMF के सोर्स को लेना होता है जो आपके रास्ते में है। अगर मान लो यहां पे EMF का सोर्स होता तो उसको नहीं ले लेते। जिस रास्ते से आप चले हो, जो आपका रास्ता है, उस रास्ते में क्या क्या कठिनाइयां हैं या क्या दूसरों के रास्ते कठिनाई को नहीं ले लेना है। तो आपके रास्ते में जो जो EMF का सोर्स आएगा बस उसको लेना है। और मैं घूम कैसे रहा हूं ये बता दूं। मैं घूम रहा हूं इस सर्किट में ऐसे, देख लो, शायद ये एंटी क्लॉकवाइज है। हाँ, ये एंटी क्लॉकवाइज ही है। चलो ठीक है। तो मैं A से C आया, C से D जब गया तो मैं प्लस या माइनस गया।
और जब मैं प्लस से माइनस गया तो क्या मैं इसको E2 नहीं लूंगा? जिसकी तरफ जाते हैं उसको लेना होता है, जिसकी तरफ जाते हैं उसको लेना होता है। प्लस से माइनस गया, ओके। और उसके बाद इधर कोई ईएमएफ नहीं है, यहां नहीं है। यहां पे देखो माइनस से प्लस जा रहा हूं, E1 में माइनस से प्लस जा रहा हूं तो उसको प्लस लेंगे, जिसकी तरफ जाते हैं उसको लेते हैं। इधर का काम हो गया। अब I1 I2 ये रेजिस्टेंस देखो, इसमें कौन सा करंट फ्लो हो रहा होगा? इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन मैं जा रहा हूं इधर को और वो आ रहा है इधर को। मैं जा रहा हूं उधर को, आ रहा है इधर को, मेरे विपरीत दिशा में है, यानी ये हो जाएगा माइनस I2 R2। विपरीत दिशा में तो माइनस लेना है। फिर मैं यहां से आगे बढ़ता हुआ यहां पे देखो, इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है और वो मेरी दिशा में ही है, मेरे डायरेक्शन में ही है, तो ये हो जाएगा प्लस I1 R1। तो ये है लूप रूल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सिग्मा E इक्वल टू सिग्मा IR। साइन कन्वेंशन भी याद रखिए, बड़े बड़े सर्किट सॉल्व होते हैं इससे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। लेकिन अभी इसमें हमको ये नहीं करना, हमको करना है ये किरचॉफ्स के हेल्प से व्हीटस्टोन सेतु को पढ़ना है हमको। तो देख लो ये व्हीटस्टोन सेतु है क्या, किस चिड़िया का नाम है? व्हीट यानी गेहूं, स्टोन यानी कि पत्थर, गेहूं पत्थर, ब्रिज यानी कि सेतु, गेहूं पत्थर सेतु, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल देखिए क्या है। प्रिंसिपल तो ये है एक्चुअली में, इसको देख लो। व्हीटस्टोन ब्रिज is an arrangement of 4 resistances. Wheatstone bridge is an arrangement of 4 resistances in the form of a bridge which is used for measuring one unknown resistance in terms of other 3 known resistance. तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन सेतु है, ये 4 प्रतिरोधों का एक समायोजन है, एक अरेंजमेंट है, एक व्यवस्था है, जिसमें 3 रेजिस्टेंस का मान तो हमको मालूम होता है। 3 रेजिस्टेंस, 3 प्रतिरोधों का मान तो हमको मालूम होता है, एक अननोन होता है, और उसी को ज्ञात करने के लिए हम लोग ये पूरा एक अरेंजमेंट किए हैं। क्या होता है अब ये इसको समझो जरा, इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको समझिए क्या है, समझिए जरा, समझिए। तुम नीचे आ जाओ बेटा, इसको जाने दो, रास्ता दो। क्या है देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट 4 रेजिस्टेंसेस PQRS, PQRS 4 रेजिस्टेंस है, आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ ब्रिज एज शोन इन द फिगर। एक ब्रिज बनाया बढ़िया सा, एक पुलिया बना है, एक सेतु बांध दिया है, प्रतिरोधों का सेतु है ये। एंड ब्रिज इज बैलेंस्ड, इसको याद रखो। तो इसको समझो पहले, ब्रिज इज बैलेंस्ड। जब हम बोलेंगे कि हमारा सेतु संतुलन की अवस्था में है, हमारा ब्रिज इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है, इसका क्या मतलब है? ऑन क्लोजिंग K1 की, जब K1 की को प्रेस करेंगे, उसके बाद जब K2 को प्रेस करेंगे, लेटर ऑन इफ गैलेरोमीटर शोस नो डिफ्लेक्शन, इसको जब प्रेस करेंगे करंट फ्लो करेगा, इसको फ्लो करेंगे, सर्किट पूरा होगा, यहां करंट आना चाहिए। लेकिन उस कंडीशन में भी अगर गैलेरोमीटर धारा मापी शून्य विक्षेप, 0 डिफ्लेक्शन शो करता है, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन, साम्यावस्था या संतुलन की स्थिति है। और जब ये गैलेरोमीटर यानी कि धारा मापी 0 पे है, नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा, इसका मतलब यही है कि इस वाले से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। और उस हालात में, उस कंडीशन में P/Q = R/S होता है। P/Q = R/S, और इसी को डिराइव करना है बाय किरचॉफ्स रूल। बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अच्छा, इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए, समझिए, इसको बहुत आसानी से समझेंगे हम लोग। चलो ठीक है, तो देख लो, ये
एक जंक्शन है, बी जंक्शन है, डी जंक्शन है, सी जंक्शन है, ई ईएमएफ का सोर्स है, की 1 की 2, वो सब हम लोग नहीं जाते। हम लोग देखिए पहले जब हम लोग इस की 1 को प्रेस करेंगे करंट फ्लो होगा, मेन आई करंट फ्लो हो रहा है, देखिए आई करंट फ्लो होता है और इस जंक्शन ए पे वो करंट डिवाइड हो जाएगा। मैं साथ ही साथ यहां पर किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई कर रहा हूं, समझ जाना आप। इस आई का अगर I1 पार्ट P से होके जा रहा है, इस मेन करंट आई का अगर I1 पार्ट इधर से जा रहा है तो I माइनस I1 पार्ट इधर से होके जाएगा। डन है, बचा हुआ भाग इधर से जाएगा, जितना आया उतना जाएगा भी ना, तो अगर I1 भाग उधर गया है तो बचा हुआ भाग इधर से जाएगा। ओके ठीक है। इस बी जंक्शन पे ये I1 करंट फिर दो भागों में बंट जाता है। बी जंक्शन जो बी संधि है वहां पे ये I1 करंट फिर से दो भागों में बंट जाएगा। कुछ करंट G से होके जाएगा, धारा मापी गैल्वेनोमीटर से होके जाएगा, उसको हमने IG ले लिया है। बचा हुआ करंट कितना है, I1 में से IG इधर चले गया तो इधर कितना बचा, इधर बचा बस I1 माइनस IG जो C तक जा रहा है अभी। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, I करंट आया, I1 भाग P से गया, I माइनस I1 भाग R से गया। B पे पहुंचा करंट, वहां भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। I1 माइनस IG गया Q रेजिस्टेंस से और IG इधर गया है, इसीलिए I1 माइनस IG उधर से गया है। और इस जंक्शन D पे देखो I माइनस I1 करंट भी आ रहा है, I माइनस I1 करंट आ रहा है और साथ में IG करंट भी आ रहा है, तो जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। I माइनस I1 प्लस IG ये करंट S से होके बहेगा। साथ साथ में मैं संधि का नियम भी लगाया हूं, जंक्शन रूल भी अप्लाई कर रहा हूं मैं। सी पे देखिए इधर से आएगा I1 माइनस IG, इधर से आएगा I माइनस I1 प्लस IG, फिर बाद में टोटल करंट I बचेगा। ये सर्किट कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत यहां पर, I आया, I1 इधर गया, I माइनस I1 इधर से आएगा। इस I1 में से IG भाग इधर गया तो I1 माइनस IG उधर जाएगा। यहां पे IG और ये वाला करंट जुड़ जाएगा और यहां पे C पे I1 माइनस IG और I1 माइनस I माइनस I1 प्लस IG भी जुड़ जाएगा, तो बचा कितना, I बन गया। तो किरचॉफ करंट लॉ तो अप्लाई कर दिया, किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई कर दिया है एट जंक्शन A, एट जंक्शन B, एट जंक्शन C, एट जंक्शन D, डायग्राम में अप्लाई कर दिया। अब हमको अप्लाई करना है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो यहां पे हमारा दो हम लोग लूप ले लेते हैं। एक लूप हम लोग ये ले लेते हैं और इस लूप में हम लोग ऐसे घूमने वाले हैं क्लॉकवाइज, और इस लूप में भी चलो हम लोग क्लॉकवाइज घूमने वाले हैं। ये आपकी चॉइस होती है, आप कैसे भी घूम सकते हो। मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा, क्लॉकवाइज घूमने का मन है मेरा अब। ठीक है, तो देख लीजिए आप। तो हम लोग अप्लाई करने वाले हैं अप्लाइंग KVL कौन से लूप में भाई, ABDA में अप्लाई करो आप। ओके, सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा आई आर होता है। सिग्मा ई तो है ही नहीं, ई ही नहीं है, सिग्मा कहां से होगा। इस रास्ते में कहीं भी आपको, जब उस रास्ते में चलोगे, तमन्ना है जिन रास्तों पे चले तू, निशा हो वहां पर मेरी बंदगी का। कहीं ये मैं नहीं पढ़ा भाई, कहीं ये मैं नहीं पढ़ा, मतलब सिग्मा ई तो 0 हो गया इक्वल I1 करंट फ्लो होता है P से, साइन में बाद में लगाऊंगा, I1 इंटू P। और मान लीजिए जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में भी कॉपर वायर की वाइंडिंग होती है, उसका रेजिस्टेंस कैपिटल G है, तो ये IG इंटू कैपिटल G हो जाएगा। और जब इधर वापस जाऊंगा तो मेरे रास्ते में R पड़ेगा, जिसमें कि I माइनस I1 करंट फ्लो होता है। जी हाँ, और अब मैं साइन लगाता हूं। मैं जा रहा हूं A से B की तरफ, करंट भी जा रहा है A से B की तरफ, यानी ये तो प्लस होगा, सही है। मैं जाता हूं B से D की तरफ, करंट भी जाता है B से D की तरफ, ये भी प्लस होगा। लेकिन यहां पे ये मुझसे टकरा गया, मैं जा रहा हूं D से A की तरफ और ये आ रहा है A से D की तरफ, इट मीन्स ये नेगेटिव हो जाएगा।
ये लग गया, ये केवीएल लग गया उस लूप में। लेकिन हमको ये भी तो बात करनी है अंडर बैलेंस्ड कंडीशन। अंडर बैलेंस्ड कंडीशन क्या होगा? IG 0 होगा मुन्ना। अंडर बैलेंस कंडीशन, संतुलन की स्थिति में धारामापी से होकर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। सो 0 इज इक्वल टू I1P माइनस I1R। कोई दिक्कत यहां पर? कोई समस्या नहीं होने का, ठीक है जी। तो इसको मैं ले लिया इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 ले लिया। आगे बढ़ता हूं। अब दूसरा लूप है कौन सा? BCDB। अप्लाइंग KVL, अप्लाइंग KVL किसमें? BCDB में अप्लाई करो, ठीक है, इसमें अप्लाई करो, ठीक है। तो जब मैं इस रास्ते से चलूंगा, इस रास्ते से होते हुए, इस रास्ते से होते हुए, इस रास्ते से जाऊंगा मैं, एरो देख लो, ये जो ग्रीन एरो है वो मेरा डायरेक्शन है। तो जब मैं B से C, अच्छा पहली बात तो ये है कि यहां पे EMF का कोई भी सोर्स नहीं है, सिग्मा E 0 हो गया। कहीं भी रास्ते में आपको एक भी E नहीं मिला है, एक भी E नहीं मिला है। ओके, बढ़िया, डन। जब मैं B से C जाता हूं तो उसमें करंट कितना फ्लो होता है? I1 माइनस IG, और यहां पे कौन सा रेजिस्टेंस है? Q रेजिस्टेंस है। बढ़िया, ओके। और जब मैं, अच्छा, और ये मेरे डायरेक्शन में ही है, मैं B से C जा रहा हूं तो ये करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा। लेकिन जब मैं C से D जाता हूं रेजिस्टेंस S से होता हुआ, तो ये I माइनस I1 प्लस IG वाला जो करंट है वो मेरे विपरीत जा रहा है। मेरे से पंगा तो माइनस लूंगा इसको, दुश्मन है मेरा, मेरे सामने खड़ा है IG, ओके। और ये प्रतिरोध कौन सा है? S है भाई, ये प्रतिरोध S है। अब मैं जब D से B जाता हूं तो ये वाला जो करंट भी मेरे सामने खड़ा है, ओके, विपरीत दिशा में है। अंडर बैलेंस्ड कंडीशन, अगेन अंडर बैलेंस्ड कंडीशन क्या होगा? अंडर बैलेंस कंडीशन IG 0 हो जाता है। बैलेंस कंडीशन में धारा मापक में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। 0 I1 माइनस IG 0, I1Q हो गया, माइनस I1, और ये जो IG और 0 हो गया, उसके साथ S है, और ये माइनस IGG ये भी 0 हो गया क्योंकि IG तो 0 है। तो ये मिल गया मुझे इक्वेशन नंबर 2, ओके। मुझे 2 इक्वेशन मिल गए हैं और ये दोनों इक्वेशन से मेरा काम चल जाने वाला है। ओहो हो, छोटा भी नहीं कर सकता, छोटा भीम, ठीक है, यहीं पे निपटाना पड़ेगा। मैं डिवाइड करने वाला हूं, किसी भी इक्वेशन को किसी से भी डिवाइड कर दो, किसी को भी किसी से डिवाइड कर दो। लेकिन आप बोलो कि सर इधर 0 है, इन्फिनाइट हो जाएगा, तो एक काम करो, थोड़ा चालाकी पहले ही कर लो। इसको ना थोड़ा चालाकी कर लेता हूं मैं, देखो क्या चालाकी करता हूं मैं, इसको इधर ले आता हूं तो ये मिल जाएगा मेरे को, ये इक्वेशन I1P इज इक्वल टू I माइनस I1R। ये मिल गया कि इक्वेशन, यहां पे वही मिल जाएगा मेरे को। दो इसको मत दो, फिर I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू S। अब भाग दे बेटा, चल बेटा सेल्फी ले लो सेल्फी इसके साथ, तुम ले लो सेल्फी, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो एक बढ़िया सा ऐसा ठीक है, चलो अब डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा I1P डिवाइडेड बाई I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1 कैपिटल R डिवाइडेड बाई I माइनस I1 S। अब कटेगा, सबका कट जाता है दोस्त, इसका क्यों नहीं कटेगा? तो आ गया आंसर, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। संतुलन की अवस्था में P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S होगा।
यही है प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में अंतर लिखिए। कोई 4 अंतर लिखना है आपको। तो मैं डायरेक्ट आपको अंतर समझाने से पहले इन दोनों को थोड़ा परिभाषित करवा देता हूं, इनकी व्याख्या कर देता हूं, ताकि आप समझ तो लो। अंतर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है जी, अंतर मैंने यहां पे लिख रखा है, बिल्कुल आप इसको छाप सकते हो, मैं इसको एक बार बता सकता हूं पढ़ के, लेकिन हमको समझ। अच्छा इंग्लिश में भी है, डोंट वरी। अच्छा इंग्लिश में टेढ़ा क्यों है? इंग्लिश में टेढ़ा क्यों है भाई? टेढ़ा क्यों है? सीधा कर देते हैं ना तो भाई, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, यहां तक तो हम लोग पहुंच ही जाएंगे, लेकिन हम लोग समझ तो लें कि होता क्या है, ईएमएफ क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस तो ऑलरेडी आपको पता है यार, किसी भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही समझ लो कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वही है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी 2 पॉइंट के बीच का, किसी भी 2 पॉइंट के बीच का द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, किसी भी विद्युत परिपथ के किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच का जो विभव का अंतर है वही विभवांतर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विभवांतर को आप चैप्टर 2 से ही पढ़ रहे हो। चैप्टर 2 में अभी मेरा जो वीडियो है, कंटिन्यूअस वीडियो जो मैं बना रहा हूं, उसमें मैं पढ़ा रहा हूं, आप वहां पे जाके उसको समझ सकते हो अच्छे से। यहां पे डिटेल में नहीं जाना है, वीडियो काफी लंबा हो रहा है। चलिए, लेकिन आप ईएमएफ समझ लो यार, ईएमएफ समझ लो, विद्युत वाहक बल को समझ लो, विद्युत वाहक बल को समझ लो। ठीक है, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या होता है? पहली बात, ये कोई बल नहीं है, ये बल नहीं है। ये हम यूज करते हैं किसी भी सोर्स, विद्युत का जो सोर्स है, इलेक्ट्रिक का जो सोर्स है, उसको कैरेक्टराइज करने के लिए, उसके अभिलाक्षणिक गुण को बताने के लिए। मींस जैसे कि चलो आपने सुना होगा कि बैटरी 9 वोल्ट का है, 6 वोल्ट का है, 1.5 वोल्ट का है। क्या है वो उसका ईएमएफ है। 9 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी, 24 वोल्ट की बैटरी, 1.5 वोल्ट की बैटरी सेल। ओके, क्या है ये जो हम लोग बोलते हैं, ये उसका विद्युत वाहक बल है। तो ये बात तो समझ लो कि विद्युत वाहक बल भी एक विभवांतर ही है, लेकिन उस केस में जब परिपथ क्या हो, जब परिपथ खुला हो। जब परिपथ खुला होता है तो सेल के 2 इलेक्ट्रोडों, सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो अधिकतम विभवांतर है वही विद्युत वाहक बल है। इधर समझो, ये चलो मैं एक सेल बना रहा हूं, एक छोटा सा प्यारा सा मुन्ना सा ये बना रहा हूं। ओके, ये हो गया। ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अपघट्य बोलते हैं इसको, विद्युत अपघट्य। समझ लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये एनोड है, ऑब्वियस बात, ये एनोड है, ये कैथोड है। तो करंट कहां से कहां जाता है? एक्सटर्नल सर्किट में करंट एनोड से कैथोड की तरफ जाता है। एक्सटर्नल सर्किट में ना, एक्सटर्नल सर्किट में करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, लेकिन सेल के अंदर करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। और ये पूरा परिपथ है, पूरा कंप्लीट परिपथ, ये पूरा कंप्लीट परिपथ है। लेकिन देखो मैंने क्लोज कर दिया, ये बंद परिपथ हो गया। और हम लोग बोल रहे हैं कि ईएमएफ उन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का, सेल के जो 2 इलेक्ट्रोड हैं, उन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, अधिकतम विभवांतर है जब सेल नहीं सर्किट, जब सर्किट क्या होता है? खुला होता है। खुला मीन्स ओपन, स्विच ऑफ होता है, बोलिए आप। परिपथ बंद नहीं है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, सर्किट से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। उस कंडीशन में सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो
अधिकतम विभवांतर होता है वही है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन ये है क्या? देखो क्या होता है। आप कोई सा भी एक परिपथ लेते हो, एक परिपथ रेडी के लिए चलो एक एलईडी लगा दिया, तारों को बाकायदा जोड़ के कनेक्शन करके रेडी रखे हो, लेकिन आपको चाहिए होगा एक सोर्स चाहिए होगा, एक स्रोत चाहिए होगा जो आपके उस एलईडी को जला सके। यानी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसे एलईडी नहीं जल रहा है। तो करंट को फ्लो करवाने के लिए, और करंट फ्लो करने का क्या मतलब है? करंट फ्लो होने का मतलब है कि उस परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को चलाना है, इलेक्ट्रॉनों को बहाना है, और उसके लिए एक सोर्स चाहिए होता है। और वो सोर्स कौन है? सेल है, सेल या बैटरी। तो क्या हो रहा है? ईएमएफ संबंधित है विद्युत के स्रोत से। आप डायनेमो भी यूज कर सकते हो, डायनेमो जनरेटर भी यूज कर सकते हैं, उसके लिए भी यूज होता है। ईएमएफ इतने ईएमएफ का है, इतने ईएमएफ का है, इसका विद्युत वाहक बल इतना है, इसका विद्युत वाहक बल इतना है। तो देखो, आवेशों को चलाने के लिए परिपथ में आवेशों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वही ऊर्जा कौन देता है? वो ऊर्जा देता है सेल या बैटरी या सेल। ओके, तो कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, दूसरे शब्दों में आप ये भी बोल सकते हो कि किसी भी विद्युत परिपथ में आवेशों को चलाने के लिए काम करना पड़ता है। काम तो करना पड़ेगा ना, तब तो आवेश चलेंगे। और अब देखो कैसे परिभाषित किया है। परिभाषित कुछ ऐसे किया है कि एकांक आवेश को विद्युत परिपथ में चलाने के लिए जितने कार्य की आवश्यकता होती है, या जितना कार्य करना पड़ता है, लिख लो, ज्यादा सही है। जितना कार्य चलाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इंग्लिश में कुछ ऐसे लिखेंगे कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन कंप्लीट सर्किट। कंप्लीट कहने का मतलब क्या है? बाह्य परिपथ में भी और अंदर वाले परिपथ में भी। बाह्य परिपथ यानी एक्सटर्नल सर्किट, इंटरनल यानी कि सेल के अंदर। तो किसी भी विद्युत परिपथ में, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक चक्कर घुमाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है वही कहलाता है उस सोर्स का विद्युत वाहक बल। तो आप इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हो, E = W/Q। मात्रक क्या होता है? मात्रक वोल्ट होता है। ओके, और अब समझिए कि हम लोग बोलते हैं कि कोई बैटरी 9 वोल्ट का है या 12 वोल्ट का है या 24 वोल्ट का है, उसका क्या मतलब है? पहले 1 वोल्ट को समझ लो। अगर Q = 1 कूलाम है और W = 1 जूल है, तो E कितना हो जाएगा? E 1 वोल्ट हो जाएगा। यानी कि अगर किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम को चलाने के लिए 1 जूल ऊर्जा की आवश्यकता है, तो क्या हो जाएगा? ईएमएफ 1 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो 1 कूलाम को चलाने के लिए 9 जूल चाहिए होगा मीन्स मान लो आपके पास एक ऐसा बैटरी है, एक ऐसा सेल है जो 9 वोल्ट का है। इसका मतलब यह है कि वो 1 कूलाम आवेश को चलाने के लिए 9 जूल ऊर्जा दे सकता है। ऊर्जा और कार्य कर सकता है, ऊर्जा दे सकता है। जितना ऊर्जा होगा उतना ही तो काम करेगा। तो अगर आप बोलते हो 9 वोल्ट की बैटरी, 9 वोल्ट, इसका मतलब यह है कि वो 1 कूलाम के लिए 9 जूल एनर्जी स्पेंड कर सकता है। 1 कूलाम को चलाने के लिए 9 जूल ऊर्जा दे सकता है। यह है ईएमएफ का मतलब। और अब आप समझिए
कि अंतर क्या है। फटाफट से समझ लीजिए अंतर, टाइम हो रहा है बहुत। ई शब्द का उपयोग विद्युत स्रोतों जैसे सेल, बैटरी, डायनेमो, जनरेटर आदि के लिए किया जाता है। जी हाँ, किया जाता है। ई शब्द का उपयोग विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव के अंतरों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। यह खुले परिपथ में सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का अधिकतम विभवांतर होता है। खुला, जब सर्किट ओपन है तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वो है विभवांतर। यह विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों का बस अंतर होता है। विद्युत परिपथ भंग होने पर भी इसका अस्तित्व रहता है। विद्युत परिपथ भंग होने पर इसका अस्तित्व नहीं रहता है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल बाह्य परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। यह किसी सेल का ये याद रखो अभिलाक्षणिक गुण होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उन बिंदुओं के बीच उपस्थित प्रतिरोध के मान पर निर्भर करता है। तो यह है विद्युत वाहक बल और यह विभवांतर। अंतर हो गया, फटाफट छाप लो। अरे वही चीज इंग्लिश में भी है, सेम चीज इंग्लिश में है। ओके, ईएमएफ उधर आपको लिखा गया है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको आराम से आप लिख लियो। हम लोग इसकी बात करते हैं, बहुत काम की चीज है ये। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। कुछ छूट गया क्या? क्वेश्चन नंबर 3 नहीं किया है शायद, क्योंकि स्लाइड बनाते वक्त ना क्वेश्चन नंबर 3 मिस हो गया था। वो लास्ट में है, डोंट वरी, वो लास्ट में है। बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। चलो देख लेते हैं बायो-सेवर्ट का नियम क्या है। बायो-सेवर्ट का नियम बोलता है कि चलो मान लिया कि ये कोई एक चालक तार है एक्स वाई और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इस एरो की दिशा में आई धारा प्रवाहित हो रही है। धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है? धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो हम जानते हैं कि जब भी किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, देन उसके आसपास के इलाके में, एरिया में, आसपास के क्षेत्र में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, देन नियर बाई दैट कंडक्टर अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस। यही तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। ये ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से साफ हो गया था कि जब भी किसी चालक में करंट फ्लो होता है, जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम। और उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास राइट हैंड स्क्रू रूल है ना, मैक्सवेल्स का स्क्रू रूल भी बोलते हैं उसको। तो डायरेक्शन के लिए भी रूल है आपके पास। अब हमको किसी पॉइंट पे अगर इंटेंसिटी निकालना हुआ तो उसके लिए हम लोग आते हैं बायो-सेवर्ट नियम के पास। बायो-सेवर्ट नियम देखो क्या कहता है। बायो-सेवर्ट का नियम उस पूरे चालक की बात नहीं करता। बायो-सेवर्ट का नियम बात करता है कि अगर कोई करंट एलिमेंट है, धारा अवयव, करंट एलिमेंट, ये मैं ले रहा हूं एक धारा अवयव, ये मैं ले लिया एक धारा अवयव, इसका नाम मैं ले देता हूं ए बी। ए बी एक धारा अवयव है, ए बी एक धारा अवयव है और इसकी लंबाई आप डीएल ले लो। और वहां से मान लीजिए कि आर दूरी पर एक बिंदु P है, तो बताइए वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। ठीक है, और यहां पे एक एंगल बनेगा जिसको बोलते हैं थीटा, वो काम का एंगल है। तो अब देखो बायो-सेवर्ट का नियम क्या बोलता है। बायो-सेवर्ट का नियम यह कहता है कि किसी भी धारा अवयव के कारण, इट मींस किसी भी करंट एलिमेंट के कारण किसी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्योंकि धारा अवयव लिया है, एक अल्प अवयव लिया है, छोटा सा खंड लिया है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा? अल्प होगा। ये प्रोपोर्शनल होता है करंट के, वो धारा अवयव में बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। साथ ही में ये प्रोपोर्शनल होता है उसके लेंथ के।
dB इज प्रोपोर्शनल टू dl, साथ ही ये प्रोपोर्शनल होता है उस एंगल के साइन ऑफ थीटा। और याद रखो कि थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस एलिमेंट, दिस करंट एलिमेंट, ये धारा अवयव, और इस धारा अवयव को उस बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। फिर से ये जो थीटा है ये एंगल है इस करंट एलिमेंट और इस करंट एलिमेंट को उस बिंदु P जहां पे आपको चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, इस करंट एलिमेंट को उस बिंदु P से मिलाने वाली रेखा और इस करंट एलिमेंट के बीच का एंगल है थीटा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ उस थीटा के प्रोपोर्शनल होता है और ये दूरी के वर्ग के विड्थ के अनुपाती होता है। सबको मिला के लिख देता हूं, कंबाइनिंग ऑल ऑफ देम, सब जितने भी हैं उसको मिला के लिखता हूं मैं। तो कैसे लिखूंगा मिला के कुछ ऐसे लिखता हूं, चलो। dB इज प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और परंपरा तो हमको निभानी पड़ेगी, इसको हटानी पड़ेगी और एक कांस्टेंट लगानी पड़ेगी IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो ये है चुंबकीय क्षेत्र धारा अवयव के कारण। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, जहां पे म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है। म्यू नॉट का नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये मैग्नेटिज्म में हो आप, परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 और न्यूटन मीटर पर एम्पियर उसका यूनिट है। तो ये तो हो गया बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ ये हो गया, बायो-सावर्ट का नियम आपके सामने है। अब बोलता है कि यार बायो-सावर्ट के नियम और कूलम्ब के नियम की तुलना कीजिए, कंपेयर करना है। चलो कर लेते हैं कंपेयर। जब कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो समानता भी बताना है, सिमिलैरिटीज भी बतानी है और डिससिमिलैरिटीज भी बतानी है, अंतर भी बताना है। कंपेयर का मतलब यही है। चलो देखते हैं क्या क्या समानताएं हैं। सिमिलैरिटीज देखिए, सिमिलैरिटीज बोथ द लॉस फॉर फील्ड्स, एक विद्युत क्षेत्र के लिए है और एक चुंबकीय क्षेत्र के लिए है, कूलम्ब के नियम और बायो-सावर्ट के नियम। बोथ द लॉस ऑफ फील्ड्स आर लॉन्ग रेंज, लंबी दूरियों के लिए है। सिंस इन बोथ द लॉस द फील्ड एट द पॉइंट वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो दोनों ही लॉस क्या है, कूलम्ब लॉ हो या बायो-सावर्ट लॉ हो, दोनों ही लंबी दूरियों के लिए है और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। बोथ द फील्ड्स ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दोनों ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, यानी कि अध्यारोपण के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। हिंदी में आगे स्लाइड में है, आप आंसर आराम से देख के वहां से लिख सकते हो। द मैग्नेटिक फील्ड इज लीनियरली रिलेटेड टू इट्स सोर्स, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो रैखिक रूप से जुड़ा हुआ है, रिलेटेड मीन्स रेखीय परिवर्तन होता है। द मैग्नेटिक फील्ड इज लीनियरली रिलेटेड टू इट्स सोर्स, नैमली द करंट एलिमेंट, हम करंट एलिमेंट ले रहे थे, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज लीनियरली रिलेटेड टू इट्स सोर्स, नैमली द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मैग्नेटिक फील्ड अपने सोर्स से लीनियरली रिलेटेड है, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र हो गया, विद्युत क्षेत्र अपने सोर्स जो कि आवेश है उससे भी लीनियरली रिलेटेड है। ये समानता है। अब देखिए असमानता, देखिए डिससिमिलैरिटीज देखो, डिससिमिलैरिटीज
पढ़ लीजिए डिसिमिलैरिटी। फटाफट करते हैं, एक क्वेश्चन और बच ही गया है, क्वेश्चन नंबर 3, वो सबसे बड़ा है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्केलर सोर्स नेमली द चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। सही है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किससे प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि एक स्केलर है। एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वेक्टर सोर्स अ करंट एलिमेंट आईडीएल। देखो आई जो करंट है वो एक अदिश राशि है, लेकिन जब हम लोग आई वेक्टर डीएल बोलते हैं तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ये एक सदिश राशि है। करंट एलिमेंट, धारा अवयव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्केलर सोर्स नेमली द इलेक्ट्रिक चार्ज Q, and magnetic field is produced by a vector source a current element I vector dl। ये एक अंतर हुआ पहला। सेकंड डिफरेंस देखो क्या है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज एक्टिंग along the displacement vector, it means line joining the source and the field point। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या है? समझ लो कि यहां पे एक चार्ज हो गया, यहां पे पॉइंट हो गया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा इसके अलोंग काम करता है, ये इसके अलोंग काम करता है ये। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं होता। द मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग परपेंडिकुलर, लंबवत। द मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing the current element IDL and displacement vector, vector R, along the direction of IDL, I vector DL क्रॉस वेक्टर R। समझो इसको, समझो समझो अच्छे से, फिर समझ में आएगा आपको। चलो मान लिया कि ये वेक्टर R है और ये इधर कहीं वेक्टर, इधर कहीं वेक्टर DL है। दिस इज वेक्टर DL, IDL, सॉरी I वेक्टर DL, I वेक्टर DL। तो यहां पर ये किसका डायरेक्शन हो गया? वेक्टर R हो गया, और ये आईडीएल करंट एलिमेंट का डायरेक्शन हो गया। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, ये दोनों जो मिलके एक प्लेन बना रहे हैं, नॉट प्लान, ये दोनों मिलके जो प्लेन बना रहे होंगे, ये दोनों जो प्लेन में होंगे उसके परपेंडिकुलर होगा। अभी मान लीजिए वेक्टर आर और आई वेक्टर डीएल इस मेरे स्मार्ट बोर्ड के प्लेन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ओके, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग में होता है। और एक लास्ट जो डिफरेंस है देख लो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल थीटा। बिल्कुल भी थीटा पर डिपेंड नहीं करता। वेयर एज द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ करंट एलिमेंट इज एंगल डिपेंडेंट। बिल्कुल देख लो, इस मामले में थीटा है, कहां गया? इस मामले में थीटा है, साइन थीटा। तो ये डिपेंड करता है किस पे? थीटा पे डिपेंडेंट है, और थीटा पे डिपेंड नहीं करता। इट मींस कूलम्ब लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल, वेयर एज द बायो-सैवर्ट लॉ इज एंगल डिपेंडेंट। कूलम्ब लॉ एंगल पे डिपेंड नहीं करता है, बायो-सैवर्ट लॉ एंगल पे डिपेंड करता है। और इसी को आप हिंदी में यहां पे याद देख सकते हो। कोई ये उल्टा उल्टा क्यों है? ये उल्टा उल्टा क्यों है भाई? सीधा कर देता हूं फटाक से। अब आगे बढ़ जाइए, आप क्वेश्चन 3 में आगे बढ़िए। ये हिंदी मीडियम वाले रुक सकते हैं अगर उनको यहां पर कुछ समझना है तो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बायो-सैवर्ट नियम, कूलम्ब का नियम। बायो-सैवर्ट नियम और कूलम्ब का नियम देख लो क्या डिफरेंस है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र दीर्घपरासी है, विद्युत क्षेत्र दीर्घपरासी है, क्योंकि दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। आई वेक्टर डीएल में चुंबकीय क्षेत्र रैखिक है, इसमें भी स्थिर विद्युत क्षेत्र रैखिक है, लिनियरली है। असमानता क्या है? इसमें चुंबकीय क्षेत्र सदिश स्रोत आई वेक्टर डीएल द्वारा उत्पन्न होता है, इसमें स्थिर विद्युत क्षेत्र अदिश स्रोत डीक्यू चार्ज द्वारा उत्पन्न होता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र सदिश विस्थापन वेक्टर आर और धारा अवयव आई वेक्टर डीएल दोनों के तलों के लंबवत होता है। इसमें स्थिर विद्युत क्षेत्र स्रोत को प्रेक्षण बिंदु से मिलाने वाली
विस्थापन सदिश के अनुदिश होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग होगा और ये उसके परपेंडिकुलर होता है वेक्टर आर और आई वेक्टर डीएल जिस प्लेन में है। वेक्टर आर और आई वेक्टर डीएल को मिलाने से जो प्लेन बनेगा उसके परपेंडिकुलर होता है। इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण साइन थीटा पर निर्भर रहता है, इसमें नहीं रहता है। आगे बढ़ो। और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, काफी बड़ा जाएगा ये, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें करनी है हमको। एक स्वच्छ एवं नामांकित रेखा चित्र की सहायता से चल कुंडल धारामापी की रचना, कार्य सिद्धांत तथा सुग्राह्यता की व्याख्या करनी है। इट मीन्स हमको एक्सप्लेन करना है मूविंग कॉइल गैलेनोमीटर को विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम। उसका कंस्ट्रक्शन बताना है, वर्किंग बताना है, प्रिंसिपल बताना है एंड सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैलेनोमीटर, सेंसिटिविटी भी बतानी है। तो चलो पहले ये समझो कि गैलेनोमीटर क्या है, ये धारा मापी क्या होता है। अ गैलेनोमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट और मेजर इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट है कि नहीं, उपस्थित है भी कि नहीं, चाहे कितना कम भी क्यों ना हो, मीन्स बस एक रस्म निभाने के लिए भी करंट आया है कि नहीं, मुझे फिर छोड़ जाने के लिए मेरे लिए नहीं तो रस्में निभाने के लिए ये बहुत बड़ा शायर है, ये बहुत बड़ी शायरी है ये। और जिसको बहुत बड़े शायर ने कहा है कि मेरे लिए नहीं तो जमाने के लिए फिर मुझे छोड़ जाने के लिए तो ये जो करंट, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट उपस्थित है भी कि नहीं है, उसको पता करना है, डिटेक्ट करना है, गैलेनोमीटर काम आएगा। So a galvanometer is a device that is used to detect small electric current or measure its magnitude. Moving coil galvanometer. अब गैलेनोमीटर में एक मूविंग कॉइल गैलेनोमीटर है, मूविंग मैग्नेट गैलेनोमीटर है। हम लोग को यहाँ पे बात करनी है मूविंग कॉइल गैलेनोमीटर की। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, क्वेश्चन में पूछा प्रिंसिपल बताइए। तो बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है। अ करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक टॉर्क। जब भी एक धारावाही कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बलाघूर्ण काम करता है, और बलाघूर्ण आपको पता है रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, घूर्णी प्रभाव उत्पन्न करता है। तो जब भी एक करंट कैरिंग कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर एक टॉर्क लगेगा, वो कॉइल एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, और यही प्रिंसिपल है, यही प्रिंसिपल है इसका। द एंगल थ्रू विच द कॉइल इज डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक टॉर्क is proportional to the magnitude of current in the coil। ये हम लोग इसको प्रूव करेंगे। बस पहले ये याद रखो कि जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को, रेक्टेंगुलर हो या सर्कुलर हो, किसी भी मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो कॉइल एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, लगता है उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है, टॉर्क जो उसको रोटेट करवाता है। तो आगे हम लोग ये देखेंगे कि वो जिस भी एंगल से रोटेट होगा, द एंगल टू विच द कॉइल इज डिफ्लेक्टेड मींस रोटेटेड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द कॉइल। उस अमाउंट में या उस एक्सटेंट में ये डिफ्लेक्ट होगा जिस स्ट्रेंथ का वहां पे करंट फ्लो होगा। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैलेनोमीटर। और जरा कंस्ट्रक्शन पे नजर डालिए आप, कंस्ट्रक्शन पे नजर डालिए आप, मैं बताऊंगा, इसको बहुत अच्छे समझो आप, बहुत अच्छे से समझो क्या क्या होता है। ये आपका वही स्केल है जहां पे आप रीडिंग लेते हो, ये पॉइंटर है, ओके दिस इज पॉइंटर, जो कि बिल्कुल वहां से जाके जुड़ा है, उसके समझ लो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से जुड़ा है। ये NS मैग्नेट के दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। और ये जो यहाँ पे ऑरेंज कलर का दिख रहा है यही है कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर की वाइंडिंग, जो यहां पर रेक्टेंगुलर शेप में है। ये टॉप व्यू आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही मुश्किल होता है ऐसे डायग्राम को समझना या फिर ऐसे डायग्राम को समझना,
आप पहले इसको समझो कि ये पॉइंटर हो गया, संकेतक हिंदी में, ये स्केल हो गया, ओके, नॉर्थ साउथ पोल हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेट के 2 पोल्स, नॉर्थ साउथ, और ये जो ऑरेंज कलर का है यही है इंसुलेटेड कॉपर वायर की वाइंडिंग, रेक्टेंगुलर शेप में है। और एक चीज जो आपको यहाँ पे नहीं दिखती है, जो बुक में लिखा होता है और हम लोग समझ नहीं पाते हैं, कि ये तो लिखा होता है कि बीच में एक सॉफ्ट आयरन का कोर रखा होता है। तो ये जो यहाँ पे ब्लू कलर का है और ये जो एल है वो सॉफ्ट आयरन का कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर, नर्म लोहे का एक क्रोड है। लेकिन ये लिखा होता है कि ये जो कॉपर वायर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर, उसको हम लोग क्या करते हैं, वाइंड करते हैं किसी फ्रेम के ऊपर। फ्रेम के ऊपर, आप फ्रेम आपको नहीं दिख रहा है एक्चुअली, देखो मान लीजिए कि ये है आपका सिलेंड्रिकल कोर, सिलेंड्रिकल कोर है, तो फ्रेम जो है ना ऐसा एक फ्रेम होगा। इसको मैं 3D में बना नहीं पा रहा हूं, लेकिन समझिए एक फ्रेम है, ये एक चौड़ा पट्टी का एक फ्रेम है, एक चौड़ा पट्टी का फ्रेम होता है, और इस फ्रेम के ऊपर ही कॉपर वायर को क्या करते हैं, लपेट, अरे यार दोनों सेम कलर हो गया, कॉपर वायर पिंक ले लो, इस के ऊपर ही कॉपर वायर को ऐसे लपेटा जाता है, इसके ऊपर, फ्रेम के ऊपर ही ऐसे लपेटते हैं कि वो उस कोर को टच ना करे। समझ लीजिए कि ये ऐसा फ्रेम होगा रेक्टेंगुलर शेप में ऐसे करके, और कॉपर वायर इसी फ्रेम पे ऐसे लपेटा होगा, जो किसी भी डायग्राम में दिखता नहीं है। काफी ढूंढने के बाद पता चला कि यार फ्रेम जो है ऐसा पट्टी टाइप का होगा, सामने देखने पे ऐसा पट्टी इधर, ओके, और इसके ऊपर ही क्या होता है, कॉपर वायर ऐसा लपेटा होता है, इसके ऊपर कॉपर वायर, और क्रोड इसके अंदर है, कोर इसके अंदर है, ये देखिए कोर, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जल्दी करना अपने को। तो समझ में आ गया होगा क्या क्या चीजें हैं। और एक चीज और आप देख पा रहे हो जिसको आपको समझ लेना चाहिए, यही मैं समझा देता हूं, चलो आगे ही समझाएंगे, जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां समझाएंगे, ओके। तो समझिए कि क्या क्या है यहां पर कंस्ट्रक्शन, मैं जल्दी से फटाक से समझा दूंगा आपको कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले है इसमें एक आयताकार, इसमें एक आयताकार क्या है, इसमें एक आयताकार कुंडली PQRS1, PQRS1, ये S1 है, वो नहीं है, ये S1 है, होती है, जो तांबे के पतले एवं विद्युत रोध तार को हल्के अनुचुंबकीय पदार्थ के फ्रेम पर लपेट के बनाई जाती है। मैं उसी फ्रेम की बात कर रहा हूं जो आपको दिखता नहीं है। अनुचुंबकीय पदार्थ के फ्रेम पर लपेट कर बनाई जाती है। ये पहला जो आपको मेन है, ये कोर ही मेन है। अब देखिए ये जो कुंडली रेडी है, कुंडली, इस कुंडली को स्थायी चुंबक के मध्य फॉस्फर ब्रॉन्ज की पतली पट्टी द्वारा टॉर्जन हेड H से लटका दिया जाता है। ये हो गया PQRS1 आपका कॉइल, और ये हो गया फॉस्फर ब्रॉन्ज का स्ट्रिप। इस फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप के हेल्प से इस कॉइल को इस टॉर्जन हेड, मूवेबल रोटेट होता है, मूवेबल टॉर्जन हेड से क्या किए हैं, लटका दिया गया है। ओके, ये सबसे लास्ट में है, और आगे देखते हैं। चलिए आगे क्या है, फॉस्फर ब्रॉन्ज, फॉस्फर ब्रॉन्ज, यहां देखो आप, फॉस्फर ब्रॉन्ज की पट्टी के साथ एक छोटा सा वृत्तीय समतल दर्पण, ये दर्पण है, लगा होता है, जो पत्ती के साथ साथ घूमता है। वो स्ट्रिप टाइप का है। जब स्ट्रिप रोटेट होगा, और स्ट्रिप क्यों रोटेट होगा, स्ट्रिप को रोटेट ना होके बोलिए, स्ट्रिप जब ट्विस्ट होगा, जब कॉइल घूमेगा ना, जब कॉइल में टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो कॉइल जो है रोटेट होगा। और क्योंकि ये कॉइल किससे टंगा हुआ है, इस स्ट्रिप से टंगा हुआ है, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप से, तो उसमें भी एक ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, और उस ट्विस्टिंग के साथ ये मिरर भी, एक दर्पण भी घूमेगा। समतल दर्पण पर लैंप पैमाना व्यवस्था द्वारा प्रकाश डालकर
कुंडली का विक्षेप ज्ञात किया जाता है, कितना रोटेट हो रहा है, ये उसके लिए है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, चुंबक के ध्रुवखंड अवतल बेलनाकार कटे हुए होते हैं ताकि उनके बीच चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय हो जाए, रेडियल हो जाए। यहां पे देखो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझो, इसको ये समझना बहुत जरूरी है। रेडियल क्यों कर रहे हैं हम लोग, रेडियल क्यों चाहिए हमको? देखो रेडियल क्यों चाहिए बताता हूं मैं आपको। इसके लिए थोड़ा सा आप टाइम दो, आप नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हो अगर आपको नहीं जानना है तो। हम जानते हैं कि टॉर्क कितना प्रोड्यूस होता है। टॉर्क प्रोड्यूस होता है टाउ इज इक्वल टू NIAB sin थीटा। टाउ इज इक्वल टू NIAB sin थीटा। अगर टाउ को मैक्सिमम होना है, टॉर्क को अधिकतम होना है, बल आघूर्ण को मैक्सिमम होना है, तो इसको 1 होना पड़ेगा, यानी थीटा को 90 होना पड़ेगा। और थीटा जो है वो एंगल है, वो जो यहां पर जो क्वाइल है, क्वाइल ऐसा होगा, ओके। और क्वाइल का जो प्लेन है, उस प्लेन का जो एरिया वेक्टर है, उस क्वाइल के प्लेन के एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। याद होगा आपको, थीटा किसके बीच का एंगल होता है? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो जब थीटा 90 होगा तब टॉर्क मैक्सिमम होगा। और थीटा 90 होने का मतलब है कि जब उस कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा। याद रखो, एकदम लॉजिक के साथ पढ़ो, कुछ भी रटना नहीं है। टाउ इज इक्वल टू NIAB sin थीटा, थीटा 90 होना चाहिए अगर टाउ को मैक्सिमम होना है, और थीटा 90 हो गया मींस वो जो कॉइल है, रेक्टेंगुलर जो कॉइल है, कॉपर वायर का जो कॉइल है, वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा? पैरेलल होगा। उस केस में मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और हम चाहेंगे कि हमारा जो कॉइल है उसका प्लेन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो, यानी थीटा हमेशा 90 हो। इसके लिए हम जुगाड़ जमाते हैं, इसके लिए हम ये जो पोल्स है, मैग्नेट का पोल्स, उसको फ्लैट ना करके उसको कॉन्केव शेप में रखते हैं, अवतल शेप में रखते हैं। इससे होता ये है कि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड त्रिज्यीय हो जाता है। ये टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है। टॉप व्यू देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से निकल के, और यहां पर ऐसे ही क्यों जा रहा है, इधर से इधर क्यों नहीं जा रहा डायरेक्ट? क्योंकि ये क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर है। सॉफ्ट आयरन क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से बहुत आसानी से जाने देता है, और इन लाइनों को बोलता भैया तुम हमारे अंदर से जाओ, हमारे अंदर से ही जाओ। सॉफ्ट आयरन को चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा भी देता है, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा भी देगा, यानी बढ़िया उसकी परमेबिलिटी हाई होती है। परमेबिलिटी क्या याद है? अभी बता रहे ना, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, जो पारगम्यता होता है शायद हिंदी में, वो बहुत अच्छी है। तो चुंबकीय बल रेखाओं को चलो मेरे अंदर से जाओ, तो जहां को सुगमता होगी वहां से हो जाएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाती है, देखिए, अरे हो ध्यान से सुनो, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाता है दोस्त, ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये जो आपको ऐसा कुछ ये दिख रहा है ना, ये उम्मीद करता हूं कि आपको दिख रहा होगा, ये पूरा आपका वो कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है। टॉप व्यू से देखने पे ऐसा दिख रहा है, सामने से देखने पे ऐसा दिखेगा। तो अब ये कैसा भी हो जाए, मीन्स अब ये कैसा भी हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होगा? उस कॉइल के प्लेन के पैरेलल ही रहेगा। मान लीजिए ये ऐसा हो गया, तो भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही है, पैरेलल ही है। चलो ठीक है, मान लो ये ऐसा हो गया, चलो ये मान लो ये ऐसा हो गया, ठीक है, रोटेट होने के बाद ऐसा हो गया। इस केस में भी देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? उसके प्लेन के पैरेलल ही है। तो ये फायदा है इसको कॉन्केव करने का और यहां पर सॉफ्ट आयरन का कोर लगाने का। आपको करना क्या है? आपको मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल करना है, जिससे कि आपका कॉइल जो है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, ठीक है। तो ये हो जाता है त्रिज्यीय मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि आपको हमेशा हर परिस्थिति में मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
कुंडली के मध्य के खाली स्थान में नर्म लोहे का क्रोड L इस प्रकार रखा जाता है कि कुंडली को कहीं से भी स्पर्श ना करे। वो हम रख चुके हैं, वो मैं बता चुका हूं आपको कि वहां पे एक सॉफ्ट आयरन का कोर रखा हुआ है। बहुत सही। उसके बाद क्या है, उसके बाद नेक्स्ट है, तो यहां पे भी ये देख लो, लास्ट में क्या है, कुंडली के निचले, इसको देखिए आप, कुंडली के नीचे सीधे का संबंध एक स्प्रिंग S प्राइम से होता है। टॉर्जन हेड H का संबंध T1 से तथा स्प्रिंग S प्राइम का संबंध संयोजक पेंच T2 से होता है। अब बहुत एकदम समराइज कर देता हूं, एकदम ध्यान सुन लो। क्या क्या है, PQRS1 ये है इंसुलेटेड कॉपर वायर का रेक्टेंगुलर क्वाइल, जो कि एक अनुचुंबकीय पदार्थ के फ्रेम पर लपेटा हुआ है और इसको रखा गया है दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में। और याद रखिए, ये जो चुंबकीय ध्रुव हैं उनके तल कैसे हैं, ऑटल हैं, कॉन्केव शेप में है, मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल करने के लिए, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। और ये जो क्वाइल है, क्वाइल लटका किससे है, एक टॉर्जन हेड से लटका हुआ है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। और यहाँ पे एक मिरर है उसके डिफ्लेक्शन को देखने के लिए, विद द हेल्प ऑफ लैंप, दर्पण पर लैंप पैमाना व्यवस्था, ओके, लैंप अरेंजमेंट, लैंप स्केल का अरेंजमेंट है। चलिए ठीक है। और यहां पे एक सॉफ्ट आयरन कोर है, टॉर्जन हेड T1 से, टॉर्जन हेड T1 से जुड़ा हुआ है, S प्राइम T2 से जुड़ा हुआ है, और आपका प्लस माइनस जो एक्सटर्नल सोर्स है इस T1 और T2 से ही ऐड होगा। ओके। कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये इंग्लिश में है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको आराम से कॉपी कर सकते हैं और समझ सकते हैं। समझना तो वैसे ही है आपको, कोई यहाँ पे नया चीज नहीं लिखा गया है। वहां पे जो हिंदी में है यहाँ पे ये इंग्लिश में है। ओके, तो चलो इंग्लिश मीडियम में भी जो बच्चे हैं वो देख लो। इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिनली इंसुलेटेड कॉपर वायर wound over a light metallic frame. The coil is suspended between the pole pieces of a horseshoe magnet by a fine phosphor bronze strip from a movable torsion head. Okay. The lower end of the coil is connected to a hair spring of phosphor bronze having only a few turns. इस spring की बात हो रही है. The other end of the spring is connected to a binding screw. A soft iron cylinder is placed symmetrically inside the coil. The hemispherical magnetic poles produce a radial magnetic field in which the plane of the coil is parallel to the magnetic field in all its position. इसीलिए इसको स्फेरिकल करते हैं, स्फेरिकल कॉन्केव शेप में किया है ताकि आपका जो कॉइल है उसका प्लेन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। आगे अब हम लोग को करना क्या है, अब हम लोग को उसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करना है। चलिए देखो कैसे करना है। यहां से आपको छोटे मोटे कैलकुलेशंस करने हैं। चलो मान लो लेट L जो है वो है लेंथ ऑफ द कॉइल, लेंथ ऑफ द कॉइल ना, वायर की बात नहीं कर रहा हूं, कॉइल की बात कर रहा हूं जो रेक्टेंगुलर बना हुआ है। B जो है वो ब्रेथ है, BREADTH breadth of the coil and ओहो क्या हो रहा है ये, and capital N is the number of turns, ओके। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द प्लेन, देखो कॉपर वायर को आपने ऐसे लपेटा है ना, ऐसे करके कॉपर वायर को ऐसे लपेटा है फ्रेम के ऊपर, तो ये जो एरिया है इस एरिया की बात होती है, इस एरिया की बात होती है। कितना है ये, L इंटू बी हो जाएगा। L इंटू बी विल बी द एरिया ऑफ दैट कॉइल, ठीक है। L है लेंथ ऑफ द कॉइल, B है ब्रेथ ऑफ द कॉइल, N है नंबर ऑफ टर्न्स, A है L इंटू बी, ओके। द एरिया ऑफ दैट कॉइल, जो कॉइल बनेगा, कॉइल का जो प्लेन होगा उसका एरिया है। चलिए ठीक है, अब हम लोगों को पता है
कि जब भी एक करंट कैरिंग कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और वो टॉर्क क्या करता है, वो टॉर्क, चलो यहां दिखा देते हैं आपको। सपोज कि ये रहा एक करंट कैरिंग कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो पता है ना, एक फोर्स ऊपर लगता है, एक फोर्स नीचे लगता है, एक फोर्स बाहर की तरफ लगता है, एक फोर्स नीचे की तरफ लगता है, अंदर की तरफ लगता है। ओके, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। ये हमारा टॉपिक उस टॉर्क निकालने के लिए नहीं है, इसलिए हम लोग उतना ज़्यादा लफड़े में नहीं फंसने वाले हैं। हमको बस पता है कि अगर ये करंट कैरिंग कॉइल है तो उस पर एक टॉर्क लगेगा जिसको हम लोग बोलेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TORQE, टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, NIAB साइन थीटा होगा। लेकिन हम पहले ही चुंबकीय क्षेत्र को रेडियल कर चुके हैं, साइन थीटा लिख देता हूं लेकिन अब साइन 90 लिख देता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर हमेशा क्या होगा, इस कॉइल का जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल में जो एरिया वेक्टर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। इट मींस द प्लेन ऑफ द कॉइल विल बी ऑलवेज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। आपके कुंडली का जो प्लेन बनेगा, समतल बनेगा, और चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा समांतर ही रहेगा, साइन 90 रहेगा, यानी टाउ इज इक्वल टू NIAB रहेगा बस। ये ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हुआ है। ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ओके, अब जरा समझो, इसके बाद का खेल समझो आप, इसके बाद का खेल समझो आप। ये हमने क्या किया था, हमने अपने कॉइल को, ये हमारा कॉइल, ये कॉइल है समझ लो, ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं जो भी है, नंबर ऑफ टर्न्स, ये कॉइल को, ओके, इधर स्प्रिंग्स लगा हुआ है और इधर टॉर्जन हेड, टॉर्जन हेड से ये यहां पे, उसको मूवेबल टॉर्जन हेड है, ये घूम सकता है। यहां पे देखिए, ये है फॉस्फर ब्रॉन्ज का स्ट्रिप, फॉस्फर ब्रॉन्ज का स्ट्रिप। और जब किसी चीज को आप, चलो मान लो मैं एक थ्रेड लेता हूं, थ्रेड से मैंने सामान मान के सामान को घुमाया, तो जब मैं छोड़ देता हूं तो वापस आ जाता है क्या? किया है बचपन में। अगर मैं चीज को ऐसे रोटेट कर रहा हूं जबरदस्ती, तो जब मैं एक्सटर्नल फोर्स हटाऊंगा, बाएं बल को हटाऊंगा, तो ये वापस अपने पूर्वावस्था में आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बालक या बालिका कि ये देखिए, ये है, ओहो ओहो ओहो, ये है फॉस्फर ब्रॉन्ज का स्ट्रिप। जब कॉइल रोटेट होगा, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज का स्ट्रिप है, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप लिख देता हूं। जब कॉइल रोटेट होगा ड्यू टू टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जब ये कॉइल रोटेट होगा तो इस फॉस्फर ब्रॉन्ज के स्ट्रिप में भी ट्विस्ट होगा। ट्विस्ट मींस एक ट्विस्ट को क्या बोलेंगे हिंदी में? ट्विस्ट को एक मरोड़ उत्पन्न होगा। मरोड़ बोलते हैं ना, हाथ को मरोड़ दूंगा, तो एक मरोड़ उत्पन्न होगा। एंड ड्यू टू दैट ट्विस्ट, वहां पे एक रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो जैसे जैसे ये देखो, मान लो ये रोटेट हो रहा है, ये कॉइल रोटेट हो रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग उस स्ट्रिप में भी एक रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, एक रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और जब, अच्छा चलो मान लो कि ये कॉइल ऐसे रोटेट हो रहा है, ये कॉइल ऐसे रोटेट हो रहा है, तो ये ट्विस्ट ऐसे प्रोड्यूस होगा। ट्विस्ट तो ऐसे हुआ है, लेकिन रीस्टोरिंग टॉर्क, दिस इज रीस्टोरिंग टॉर्क, दिस इज डिफ्लेक्शन टॉर्क। डिफ्लेक्शन टॉर्क के जस्ट अपोजिट वहां पे एक रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। और जहां पर डिफ्लेक्शन टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क इक्वल हो जाएंगे, आपका कॉइल रेस्ट में आ जाएगा। मींस आपका पॉइंटर वही रेस्ट में आ जाएगा, वही रीडिंग शो करेगा। तो अब देखो, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का आपको पता चल ही गया है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना है, टाउ इज इक्वल टू NIAB है। ये इसको घुमा रहा है, इस कॉइल को घुमा रहा है, ओके। और ये जो स्ट्रिप है उसमें एक रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। रीस्टोरिंग टॉर्क यानी कि प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, जो इसके विपरीत है और इसका विरोध करता है। मीन्स ये खड़ा है इसको अपोज करने के लिए। अब देखिए, चलो मान लेते हैं, एक हम लोग एक कांस्टेंट की बात करेंगे, एक कांस्टेंट की बात करेंगे हम लोग। चलो मान लेते हैं कि किसी भी टाइम पर, किसी टाइम पर, सपोज और लेट एट एनी इंस्टेंट थीटा इज द ट्विस्ट,
थीटा इज द ट्विस्ट ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। ओके, थीटा इज द ट्विस्ट, मान लो किसी भी टाइम पे ये जो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है उसमें थीटा का ट्विस्टिंग हुआ है, एंड K is the restoring torque, K is the restoring torque per unit twist, समझो इसको, ट्विस्ट, इसको समझिए आप। चलो समझाते हैं आपको इसको अच्छे से, बस यही आखिरी चीज समझने वाली है, इसके बाद तो ये खत्म ही हो जाएगा, तो कुछ खास नहीं बचेगा इसमें। ओके, और ये यहाँ इसको और थोड़ा सा छोटा, ओहो, ठीक है। अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो यार, तुमको क्यों ले लिए हमको बस इतना चाहिए था। चलो सही, चलो भाई देखो इसको, मान लो किसी भी क्षण पर, किसी भी समय पर थीटा इज द ट्विस्ट, TWIST ट्विस्ट और फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, थीटा से वो ट्विस्ट हुआ है, मरोड़ उसमें कितना है, कुल मरोड़, एंठन बोलते हैं इसको, एंठन कितना थीटा है, एंड K इज द रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, एक ट्विस्ट होने पर उसमें K रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है, एक यूनिट ट्विस्ट होने पर, एक अंक एटन होने पर उसमें K रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो टोटल रिस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा, टोटल रिस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा कितना, K इंटू थीटा। थीटा इज द टोटल ट्विस्ट, कुल एटन कितना है, थीटा है, K क्या है, एकांक एटन होने पर जितना रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जितना प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न होता है वो K है। तो थीटा ट्विस्ट होने पर टोटल कितना रिस्टोरिंग टॉर्क, K इंटू थीटा। अब हम लोग आ जाते हैं अंडर इक्विलिब्रियम, अंडर इक्विलिब्रियम कहां लिखा रहा है भाई, अंडर इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, रिस्टोरिंग टॉर्क के, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना है, NIAB है, और ये K इंटू थीटा है, यहां से I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K अपॉन NAB, और ये थीटा, ये तो कांस्टेंट ही है, K कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, सो I इज इक्वल टू G थीटा, इसको गैलेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं, और I प्रोपोर्शनल टू थीटा, I is proportional to theta, it means the deflection of the coil, theta is the twist in the फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, जो कि प्रोपोर्शनल है किसके, जो कि प्रोपोर्शनल है करंट I के। जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा या जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा ट्विस्ट होगा उस फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप का। I is proportional to थीटा। ओके, तो जब आप करंट फ्लो, अगर मान लो कि सर्किट में करंट है तो गैल्वेनोमीटर के कॉइल से करंट फ्लो होगा, और गैल्वेनोमीटर के कॉइल से करंट फ्लो होगा तो उस पर एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, उस टॉर्क के अपोज में, उस टॉर्क के विरोध में एक ट्विस्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, क्योंकि आपका जो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है उसमें भी एक ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, जिससे आपका जो पॉइंटर है वो हिलेगा, तो आप समझ जाओगे कि करंट फ्लो हो रहा है। और अब बात हुई थी यहां पर किसकी, सेंसिटिविटी की बात हुई थी। चलो देख लेते हैं सेंसिटिविटी कैसे डिफाइन होता है। दो सेंसिटिविटी डिफाइन करना है, एक करंट सेंसिटिविटी और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। एकांक धारा प्रवाहित होने पर जितना डिफ्लेक्शन होगा दैट इज करंट सेंसिटिविटी। सो करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा,
करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू क्या, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लो, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा NIAB डिवाइडेड बाई के। यहां रख दीजिए आप, थीटा की वैल्यू यहां रखो तो क्या हो जाएगा, अरे 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 अरे, थीटा इक्वल टू NIAB डिवाइडेड बाई के, और आई तो पहले से है तो ये कैंसल। तो यहां पे करंट सेंसिटिविटी कितना मिला आपको, NAB डिवाइडेड बाई के। Current sensitivity of the calorimeter is the deflection per unit current flowing through it. ओके, एकांक धारा प्रवाहित होने पर जितना डिफ्लेक्शन होगा वही है करंट सेंसिटिविटी। और सेंसिटिविटी अधिक होने के लिए क्या चाहिए, थोड़े से धारा प्रवाहित होने से भी ज्यादा डिफ्लेक्शन, बात का बतंगर बनाने वाला चाहिए। अगर कोई आदमी सेंसिटिव है तो क्या करेगा, बाढ़ का बतंगर बनाएगा। थोड़े से करंट के लिए ज्यादा डिफ्लेक्शन, थोड़े से करंट के लिए ज्यादा डिफ्लेक्शन करेगा। तो सेंसिटिविटी बढ़ाना तो कैसे कर सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं, एरिया को बढ़ा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हैं, के कम होना चाहिए, के कम होना चाहिए। ओके, एंड व्हाट इज के, के इज द रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, per unit twist. And now number second is voltage sensitivity। देख लीजिए, voltage sensitivity is the deflection per unit voltage। एकांक वोल्टेज प्रवाहित होने पर, एकांक वोल्टेज अप्लाई करने पर कितना उसमें डिफ्लेक्शन होता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं थीटा बाई वी। एंड व्हाट इज वी, वी इक्वल टू आर आई, वी इक्वल टू आर आई। तो यहां से अगर आपको वी की वैल्यू रखनी है तो रख दीजिए, ये हो जाएगा, लेकिन थीटा की वैल्यू भी रख दीजिए आप साथ में, NIAB डिवाइडेड बाई के है, ये थीटा की वैल्यू है, NIAB के जो है थीटा की वैल्यू है, और इसकी वैल्यू है RI। तो क्या क्या कट रहा है यार, I से I कट जाएगा, तो ये आ जाएगा NAB अपॉन के, और ये आ गया R। तो क्या मैं इतने को क्या लिख सकता हूं, इतने को तो मैं, अगर मान लो इसको मैं IS लिया हूं, करंट सेंसिटिविटी, इसको VS ले लेता हूं, वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो क्या हो जाएगा, VS इक्वल टू हो जाएगा IS अपॉन R। तो ये हो गया कहानी खत्म। ये है करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। बात यहीं तक है, बस क्वेश्चन इतना ही पूछा है, और नहीं आगे, नहीं आगे कुछ नहीं है। बहुत लंबा वीडियो है, लेकिन जो 5 क्वेश्चन मिले हैं उसको मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, बहुत ज्यादा टाइम दिया है। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर चीजें समझ में आई है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और मैं क्लास 12th और क्लास 11 के वीडियोस कंप्लीट सिलेबस हिंदी में कवर कर रहा हूं। तो अगर आपको जुड़ना है मेरे चैनल से तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अब अपने जो रेगुलर वीडियोस हैं उसमें, तब तक के लिए अलविदा।